S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. So in developmental biology we have talked about a number of factors. कई सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये जो इंडक्शन का प्रोसेस है, ये जो मॉर्फोजेंस के बारे में पिछले वीडियो में जो डिस्कशन किया गया था, ये एक्चुअली सेल्स में किस तरह के चेंजेस लेकर आता है और क्या ये सारी सेल्स में चेंजेस लेकर आता है? एक सिंगल सेल जो जाइगोट होती है उसमें पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी होती है। वो एबिलिटी कब तक रहती है? अगर हम सेल्स को अलग करके और फिर अलग अलग सेल्स को कोशिश करें कि वो ऑर्गेनिज्म बना पाएँ, तो क्या बना पाएंगी? Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and we are looking at developmental biology of vertebrates. और अब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। This is the last video in this series of developmental biology. इसमें हम बात करेंगे कॉम्पिटेंस, इंडक्शन और ऑर्गेनोजेनेसिस की, यानी कि किस तरह से ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, क्या चीज़ें इंड्यूस करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जाइगोट एक ऐसी सेल है जिसके पास पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी है और ऐसी सेल्स को हम टेक्निकली टोटिपोटेंट सेल्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट जो है हर्बर्ट लैंड ने प्लांट के लिए प्रूव किया था और प्लांट की सारी सेल्स ही टोटिपोटेंट होती हैं। आप जानते हैं कि प्लांट की कोई भी सेल आप ले लीजिए, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो लीव्स हो, रूट हो, कोई भी सेल लेकर इफ़ यू कल्चर इट इन द लैब, अगर लैब में उसको कल्चर करें तो हम उससे कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। So the concept of totipotency is something which is associated with ability to generate a complete organism from a single cell. जाइगोट तो टोटिपोटेंट है, लेकिन क्या बाकी सेल्स हैं? क्वेश्चन ये है कि क्या हम बॉडी की कोई और सेल निकाल कर उससे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट फॉर वर्टिब्रेट्स। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? हम एक स्किन की सेल निकाल कर उसको इंड्यूस कर सकते हैं एम्ब्रियो बनने के लिए। क्या हम ब्रेन की कोई सेल निकाल कर उसको इंड्यूस कर सकते हैं एम्ब्रियो बनने के लिए? तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, एक इंडक्शन कि कैसे इंड्यूस होती हैं सेल्स, और दूसरा डिफरेंशिएशन। सो वी शुड अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड दैट सर्टन सेल्स विच आर टोटिपोटेंट, दे हैव a specific type of biochemistry running inside them. उनके अंदर जो बायोकेमिस्ट्री है, जो बायोकेमिकल मिल्यू है उनका, वो बाकी सेल्स से डिफरेंट होता है। And they are capable of perceiving any kind of signal which is coming from outside. So when an embryo is formed or when a zygote begins to divide, जो early stages हैं, जो हमने cleavage की बात की थी, so during the cleavage even up to blastula stage, अगर आप blastula stage की blastomeres को भी बाहर निकाल लें और उनमें कोई genetic changes करके वापस blastula के अंदर inject कर दें, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो मॉडिफिकेशन उस ऑर्गेनिज्म में दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर आप जाइगोट को ही मॉडिफाई कर दें, जाइगोट में ही कोई जीन चेंज कर दें, तो वो कंप्लीटली सारी सेल्स में ऑर्गेनिज्म के अपीयर हो जाएगा और ये फंडामेंटल बना आगे चलकर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स बनाने का। बट दिस इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी। 1935 का जो नोबेल प्राइज था स्पिमेन को दिया गया था, ही वॉज द वन who started and who looked at the concept of induction and morphogenesis. इन्होंने पहली बार प्रूव किया था कि किस तरह से जाइगोट जो है उसमें इंडक्शन होता है और जाइगोट के कौन से हिस्से आगे चलकर प्रेजेंटिव क्या पार्ट बनाएंगे, ये कब डिटरमिन होता है और किस तरह से फिक्स्ड होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू टर्म्स फर्स्ट। पहले हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और कुछ पढ़ना चाहते हैं, डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन बुक्स की हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी यानी कि ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो टॉपिक फॉर डिस्कशन इज मॉर्फोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक रूल्स और बेसिक कंट्रोल्स दैट गवर्न दिस होल प्रोसेस। मॉर्फोजेनेसिस किसे कहते हैं? मॉर्फोजेनेसिस किसी ऑर्गेनिज्म को शेप करने का तरीका है, उसके एम्ब्रियो को शेप करने का तरीका है, ताकि जो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, जो टोटिपोटेंट सेल थी,
जब वो डिवाइड होती है तो अलग अलग सेल्स के फंक्शन डिफाइन हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। बिकॉज मल्टी सेलुलैरिटी का पर्पस क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। तो क्यों आखिरकार इवोल्यूशन के दौरान यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलैरिटी पर ऑर्गेनिज्म गए, इसके पीछे क्या रीज़न रह सकता है? इसके पीछे था ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स होंगी तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी, और उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए जब बहुत सारी सेल्स हैं, सो दे हैड स्टार्टेड डिवीजन ऑफ लेबर। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कैसे काम करती हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ऐसा नहीं कि सारा काम सारे लोग कर रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट के लोग होते हैं, कुछ स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। सो एवरीवन हैज़ अ फिक्स्ड फेट और डिवीजन ऑफ लेबर which is responsible for smooth running of the company or an industry. So in the same way, उसी तरह से जब मल्टी सेलुलैरिटी आई ऑर्गेनिजम्स में, जब एक सेल से कई सारी सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म बने, इफ़ यू रिमेंबर बैक अबाउट पोरिफर्स, सिलेंट्रेट्स, जो सेमेस्टर 1 के वीडियोस थे, उससे अगर आपको ध्यान हो तो हमने बात की थी कि वहीं पर मल्टी सेलुलैरिटी का ओरिजिन हुआ था, और मल्टी सेलुलैरिटी के बाद डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया था। और हमने एक दूसरी बात भी इसी सीरीज़ में स्टार्टिंग में देखी थी कंपैरेटिव एनाटॉमी के दौरान, कि जो ऑन्टोलॉजी है वो अपनी फाइलोजेनी को रिपीट करती है, यानी कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जिस एवोल्यूशनरी रास्ते से वो आए हैं उस रास्ते को एक बार फिर से रिपीट करती है। तो कहीं ना कहीं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वही पाथ, वही रास्ता आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो एवोल्यूशन के दौरान दिखाई दिया था, यानी कि सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बने, वही चीज़ जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनते टाइम क्लियरली रिप्रेजेंट होती है। और उसी में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। एक टाइम ऐसा आता है जब सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, और डिवाइड होने के बाद फिर उनका फेट डिसाइड होना फिक्स हो जाता है। लेकिन ये फेट कौन डिसाइड करता है, इसका एक पार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा, मॉर्फोजेनेसिस का एक पार्ट। मॉर्फोजेंस यानी कि कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इस मॉर्फोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं। So the process of induction और process of beginning of morphogenesis, जिस पॉइंट पर morphogenesis शुरू होती है, जिस पॉइंट पर उन सेल्स का फेट डिफाइन होना शुरू हो जाता है, that point is called as induction। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन का नाम देते हैं। और उस इंडक्शन को करने के लिए टारगेट सेल्स होती हैं और मॉर्फोजेंस होते हैं। तो एक चीज़ इफेक्टर होती है और एक चीज़ अफेक्टेड होती है। जो अफेक्टेड होती है वो सेल्स हैं, उन सेल्स के ऊपर कई बार कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उन मॉर्फोजेंस से बाइंड करते हैं, और उनके बाइंड होते ही सेल के अंदर कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन सिग्नल्स से वो सेल अपना फेट डिसाइड कर लेती है। यानी कि उसके लिए अब डिफाइन हो जाता है कि उसको यही करना है लाइफ में। It has to either become a nerve cell, it has to become a muscle cell, it has to become part of skeletal cell. All that fate is decided by that external stimulus which falls on these cells. And that leads to morphogenesis. तो I hope आपको morphogenesis समझ आया कि morphogenesis किसे कहते हैं और induction का इसमें क्या रोल है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, जब हम इस मॉर्फोजेनेसिस की बात करते हैं जो कि एक ब्लूप्रिंट पर आधारित होती है, ब्लूप्रिंट पर बेस्ड होती है, सो इस पूरी चीज़ को समझने का, इस पूरी चीज़ को स्टडी करने का एक बेसिक पर्पज़ ये भी है कि आगे चलकर हम किसी भी और सेल से, जो सोमेटिक सेल है, उससे भी हम ऑर्गेनिज्म बना सकें। और ऐसी सक्सेस मिल चुकी है। 1996 में पहली बार एक शीप के अडर यानी कि मेमोरी ग्लैंड से सेल निकाली गई। तो अब जो अडर यानी कि मेमोरी ग्लैंड की सेल्स हैं वो तो डिफरेंशिएटेड है, वो तो नई ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं, लेकिन आयन विल्मट ने सक्सेसफुली उन सेल्स को निकाल कर उसको एक एग के साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज़ कराया और फिर उसको इंड्यूस कर दिया एक जाइगोट में। And that led to the successful development of a clone, first ever clone of a mammal। शायद आप नाम भी जानते होंगे, उसका नाम डॉली रखा गया था, the most photographed sheep of the world। So these kind of lessons which we are learning in developmental biology, these are actually highly motivating and highly inspiring for the betterment of human life and curing diseases, developing organism with desired traits, so that can help in crop improvement, that can help in animal husbandry improvement, livestock improvement। इन सब चीज़ों में इनका रोल होता है।
लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं एंड we then specifically look at what differentiation is. So as I told you, differentiation वो point है, वो चीज़ है, वो factor है या वो phenomena है जिसमें एक सेल अपना fate decide कर लेती है, उससे पहले उसका fate decided नहीं होता है. So technically it is the process of development during which embryonic cells specialize and diverse tissue structures arise. जिसके बाद diverse tissue structure बनना शुरू हो जाते हैं. एनिमल्स जो कि बहुत सारी सेल टाइप्स के बने होते हैं, हमारे शरीर में भी न्यूरोनल सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, हेयर्स हैं, स्केलेटल सेल्स हैं. तो ये सारी सेल्स जो है कहीं ना कहीं ओरिजिनली एक ही टाइप की सेल से डेवलप होती हैं और वो लगातार डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस चलता रहता है. अब आपको लगता होगा कि क्या सिर्फ एम्ब्रियो में ही ऐसा होता है? नहीं, एडल्ट्स में भी डिफ्रेंशिएशन होता है. आपको क्या लगता है कि जो हमारी आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट हैं, जो ऑक्सीजन कैरी कर रही हैं, क्या वो हमारी एक बार बन जाती हैं एम्ब्रियो में ज़िंदगी भर रहती हैं? नहीं, 120 दिन का उनका लाइफ स्पैन होता है. यानी कि एम्ब्रियो बना तो 120 दिन के बाद वो सेल्स मर जाएंगी, तो ब्लड ख़त्म हो जाना चाहिए. लगातार ब्लड की सेल्स कहाँ से बनती हैं? सो एडल्ट्स के अंदर भी एम्ब्रियो जैसी कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स रिजर्व्ड रहती हैं. हम उनको पूरी तरह ख़त्म नहीं करते हैं, सारी सेल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर देते हैं. कुछ सेल्स रिजर्व्ड रहती हैं और वो रिजर्व्ड सेल्स कहलाती हैं स्टेम सेल्स. जैसे कि हमारी बोन मैरो में अगर आप स्टडी करेंगे, जो पैर की ऊपर वाली हड्डी है फीमर, उसके अंदर मैरो होती है. मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं और वो लगातार स्टेम सेल्स लगभग उसी प्रोसेस के थ्रू डिफ्रेंशिएट होती हैं जैसे कि एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएशन होता है, और उनसे फिर अलग अलग तरह की सेल्स बनती रहती हैं. So even if we have limited lifespan of cells, the number of cells and the variety of cells never goes down. वो कभी कम नहीं होती हैं. हम नई नई सेल्स लगातार बना सकते हैं. डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस हमेशा होता रहता है. लेकिन एम्ब्रियो में ये ज़्यादा एग्रेसिवली होता है. ये डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस, इसके बिना एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं होगा. तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन को कैटेगराइज करें कि डिफ्रेंशिएशन किन किन लेवल्स पर हो सकता है, तो डिफ्रेंशिएशन एक सेल का सिर्फ उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंज ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि उसकी शेप में चेंज आ गया. एक नॉर्मल सेल जो पहले स्फेरिकल थी वो लंबी हो गई, उसमें एक्सॉन बन गए और डेंड्राइट्स बन गए, तो वो न्यूरोनल सेल बन गई. न केवल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं बल्कि केमिकल और बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं. सो वी कैन डिवाइड द डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऑफ द सेल्स इनटू 3 मेन टाइप्स, आइदर मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल और केमिकल. मॉर्फोलॉजिकल का मतलब तो अपीयरेंस में चेंज हो गया. अब अपीयरेंस में चेंज किस तरह से डिपिक्ट किया जाएगा? यू नो दैट वन ऑफ द सेल, इफ इट इज प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो, लेट अस से इट वाज पार्ट ऑफ न्यूरल क्रेस्ट. आई होप आपको याद है, हमने किसी वीडियो में, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक बार जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाती है या ब्लास्टोपोर बन जाता है, उसके बाद उसकी रूफ पर न्यूरल क्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है और वो न्यूरल क्रेस्ट फिर फोल्ड होती है और वहाँ पर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. तो अब ये जब न्यूरल क्रेस्ट बनी, इसमें न्यूरॉन्स जब बनेंगी तो एक सिंगल सेल अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली चेंज करेगी. इट विल स्टार्ट टू डेवलप डेंड्राइट्स, इट विल स्टार्ट टू डेवलप अ लॉन्ग एक्सॉन, इसमें एक्सॉन बनेगी, एंड दैट विल इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू अ नर्व सेल. वो एक नर्व सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. सिमिलरली एक राउंडेड नॉर्मल सेल, एम्ब्रियोनिक सेल जो कि ब्लास्टोमेयर है, वो स्पिंडल शेप की हो जाती है. इसमें बहुत सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंथेसिस हो जाता है. दे देन आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. दे ट्रांसफॉर्म इनटू मसल सेल्स, वो मसल सेल में बदल जाती हैं. तो ऐसे ही बहुत तरह की सेल्स जिनका अलग अलग फंक्शंस है, वो मॉर्फोलॉजिकली भी चेंज होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो बिहेवियरल चेंज. सेल्स के बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है. जो सेल्स पहले बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कर रही थी, उनमें अब शायद पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा. सेल्स के अंदर आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, तो वो हो सकता है कि उनका जो रिस्पॉन्स था, उनका जो बिहेवियर था, वो बदल गया. फॉर एग्जाम्पल, जब आई का लेंस बनता है, डेवलपमेंट के दौरान आइज़ का जब लेंस बनता है, तो वहाँ पर पहले नॉर्मल सेल्स होती हैं, लेकिन ग्रेजुअली उनमें फोटो रिसेप्टर्स यानी कि लाइट को परसीव करने की एबिलिटी आ जाती है. रेस्ट ऑफ द सेल्स कैन नॉट डू दैट. तो ये एक तरह का बिहेवियरल चेंज है जो सेल में मॉर्फोलॉजिकल चेंज के साथ साथ आ रहा है.
so they undergo behavioral change. And moreover, of course, there will be chemical changes as well. Every cell will not have same kind of metabolism. जरूरी नहीं है कि सारी सेल में एक ही जैसा मेटाबॉलिज्म है। आने वाले सेमेस्टर में हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि बेसिक बायोकेमिस्ट्री कैसी होती है, लेकिन हर सेल की बायोकेमिस्ट्री भी अलग है। लिवर की जो सेल्स हैं उनका कुछ अलग बायोकेमिकल नेचर है, जो हार्ट की सेल्स हैं उनका बायोकेमिकल नेचर अलग है, मसल की सेल्स हैं उनका अलग नेचर है, न्यूरॉन सेल्स का अलग नेचर है। न्यूरॉन सेल्स बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंपिंग में इन्वॉल्व होती हैं, आयंस के मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, जबकि अगर मसल्स की आप बात करें तो वहाँ कैल्शियम का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होते हैं जो कि स्लाइड करते रहते हैं, जिससे मसल को मूवमेंट करने की एबिलिटी मिलती है। सो इन ओवरऑल I would like to say differentiation leads to change in the nature of cells in three basic categories. Either there will be morphological change, or there will be behavioral change, or there will be chemical change. So this was about the basic induction of the morphogenesis. एंड इसका एक कनेक्टेड पार्ट आपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देखा है, मॉर्फोजेंस कैसे कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ हमने एक सिग्नल की बात की थी, यहाँ हम टारगेट की बात कर रहे हैं कि जो सेल अफेक्टेड होती हैं उनमें किस तरह के चेंजेस आते हैं। बट हाउ दिस इंडक्शन प्रोसेस वाज प्रूवन, कैसे पता चला था कि इंडक्शन होता भी है? क्या एम्ब्रियो के एक हिस्से को उठाकर दूसरी जगह रख देंगे और वो सेल अगर पहले से डिफरेंशिएटेड है तो क्या उसका फेट वही रहेगा? मान लीजिए न्यूरल क्रेस्ट की एक सेल जो ऑलरेडी इंड्यूस हो चुकी है, अगर उसको उठाकर किसी दूसरे पार्ट में रख दिया जाए एम्ब्रियो के, तो क्या अभी भी वो न्यूरल ट्यूब बना पाएगी? इज दैट पॉसिबल? दैट मीन्स इज इंडक्शन एसोसिएटेड विद द लोकेशन ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो? क्या उसके साथ एसोसिएटेड है? इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अक्सर बनी रहती हैं। सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ। Welcome back to S. Chand Academy. We are talking about morphogenesis during embryonic development. ब्रेक से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि आखिर डिफरेंशिएशन एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉर्फोजेनेसिस का, वो कितनी तरह से डिफाइन किया जा सकता है और सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है। लेट्स नाउ लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ मॉर्फोजेनेसिस कि आखिर मॉर्फोजेनेसिस कैसे होती है और इसको कैसे प्रूव किया गया था। तो मॉर्फोजेनेसिस जो है वो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के बाद स्टार्ट होती है। एम्ब्रियो इंड्यूस होता है और उसको इंड्यूस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो वो फैक्टर्स बाहर से आ रहे हो या वो फैक्टर अंदर से जनरेट हो रहे हो। सो वी कैन से इंडक्शन कैन बी आइदर एक्सोजीनियस, जैसे कि आपने देखा एक एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसके पास जो बाहर से कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ जिस एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट है। इफ़ इट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन देन यूटेरस विल बी द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इफ़ इट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देन सराउंडिंग वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। सो दे कैन लीड टू इंडक्शन, ये इंडक्शन में रोल प्ले कर सकते हैं। सो वी कैन हैव ईदर एक्सोजीनियस, या तो बाहर से आने वाले मॉर्फोजेंस या केमिकल्स या सिग्नल्स एम्ब्रियो को इंड्यूस कर सकते हैं, या फिर कुछ इंटरनली प्रोड्यूस होने वाले, जैसे हमने जो मॉर्फोजन मैटरनल जीन इफेक्ट की बात की थी वो ऑलरेडी एम्ब्रियो के अंदर रहते हैं। सो दे विल बी कंसिडर्ड एज एंडोजीनियस इंडक्शंस। So I will say maternal effect genes, they will be considered as a type of endogenous induction. Now we already know from the previous videos, पहले से हम ये जान चुके हैं कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज आती है. Can you guess this stage? It is gastrula. And how do you recognize it? कैसे आपने recognize किया? Because it is having a compressive area, compressed area, which is called as blastopore. तो इस ब्लास्टोपोर
के बाद इन सेल्स में सेल साइकिल में चेंजेस आ जाते हैं और इनके जो बाहरी सिग्नल्स हैं या जो इंटरनल सिग्नल्स हैं एम्ब्रियो के, उनकी वजह से इनके फेट में भी चेंज आ जाता है। सो व्हाट वी यूजुअली लुक एट दिस, हम एक गैस्ट्रुला स्टेज को अगर देखें तो इसमें कुछ प्रिजम्पटिव एरियाज़ होंगे, कुछ एरियाज़ नोटोकॉर्ड बनाएंगे, डर्मिस जो है अलग अलग लेयर्स जो हैं वो डिफाइन हो जाएंगी, बाहर की लेयर एक्टोडर्म, अंदर की लेयर एंडोडर्म, बीच की लेयर मेसोडर्म। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एज सून एज दीज लेयर्स आर फॉर्म्ड, दीज लेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स। जो एक्टोडर्म है वो दूसरे एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है, मेसोडर्म जो है वो दूसरे एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है, एंडोडर्म जो है वो किसी दूसरे तरह के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। सो ऑब्वियसली द काइंड ऑफ मॉर्फोजेंस दैट दे विल एनकाउंटर विल ऑल्सो बी डिफरेंट, वो भी अलग होगा। तो इसलिए जो मॉर्फोजेनेसिस होती है वो बेसिकली इन लेयर्स के बेसिस पर होती है, एंड दैट बिगिंस यूजुअली विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्ट, जिसको हम डॉर्सल लिप कहते हैं। ब्लास्टोपोर का जो डॉर्सल लिप होता है, दैट इज समवेयर अ डिसाइडिंग फैक्टर अबाउट द चेंजेस विच हैपन इन द एंटायर गैस्ट्रुला। पूरे गैस्ट्रुला में जो चेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं इस ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप के थ्रू कंट्रोल होते हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर इंडक्शन एक्चुअली बिगिंस, एंड देन यू नो आफ्टर इंडक्शन व्हाट हैपन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स विच आर फॉर्म्ड। ये एक मच डेवलप्ड गैस्ट्रुला है, जो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन इसमें हो चुका है डॉर्सल पार्ट में, नोटोकॉर्ड इसमें बन चुकी है, और सेंटर में कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी बन चुकी है, एंड यू हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस एक्चुअली हैपन्स। क्या हम किसी एक पार्ट को दूसरी जगह ग्राफ्ट कर दें तो क्या दूसरे पार्ट भी वहाँ डेवलप हो सकते हैं? इफ़ यू लुक इन दिस पिक्चर पर्टिकुलरली, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नोटोकॉर्ड का मटेरियल एक जगह जो यहाँ ओरिजिनली होना चाहिए था वो दूसरी जगह ग्राफ्ट कर दिया गया है। कुछ सेल्स अर्ली स्टेज में नोटोकॉर्ड का मटेरियल ग्राफ्ट करके दूसरी जगह लगा दिया गया है। तो क्या इससे कोई चेंज आएंगे? अगर यही मटेरियल एम्ब्रियो में दूसरी जगह भी डाल दिया जाए, वुड इट लीड टू एनी काइंड ऑफ चेंज? सरप्राइजिंगली यस। इट वॉज फाउंड दैट अगर इस मटेरियल को यहाँ भी डाल दिया जाए, ऐड कर दिया जाए माइक्रो इंजेक्शन से, तो जिस तरह से यहाँ पर एक न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर एक दूसरी न्यूरल ट्यूब बन जाती है। दैट मीन्स दिस इज समथिंग विच इज इंड्यूसिंग एडजेसेंट सेल्स टू मेक सम बॉडी पार्ट। यानी कि इनका फेट अभी डिसाइडेड नहीं था। यहाँ जो बाकी सेल्स थी, इनके लिए ये डिसीजन नहीं हुआ था कि इनको न्यूरल ट्यूब बनानी है। तो पहले क्या चीज़ डेवलप हुई? पहले इंड्यूसिंग एजेंट, ऐसी सेल्स जो दूसरे पार्ट्स को इंड्यूस करती हैं, वो सेल्स डेवलप हुई। और अगर आपने उन सेल्स को आइडेंटिफाई करके दूसरी जगह भेज दिया तो इनसे प्रोड्यूस होने वाले मॉर्फोजेंस उस दूसरे एरिया को भी इंड्यूस करके उसको मॉर्फोजेनेसिस उसमें इंड्यूस करा सकते हैं, एंड दैट कैन लीड टू द डिफरेंट पार्ट्स। सो दिस काइंड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन स्ट्रैटेजी, इस तरह की स्ट्रैटेजी ओरिजिनल डेज में एम्ब्रियोलॉजी के डेवलप की गई, ये समझने के लिए कि कौन सा पार्ट किस चीज़ को डेवलप करता है। इससे आपको क्या मैसेज मिला? आपको ये समझने को मिला कि नोटोकॉर्ड के अंदर जो सेल्स हैं, दे कैन इंड्यूस द एडजेसेंट पार्ट टू बिकम न्यूरल ट्यूब्स, क्योंकि हमने जब इस पार्ट को उठाकर यहाँ लगाया तो एक सेकेंडरी न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ। दिस इज हाउ मॉर्फोजेनेसिस इज अंडरस्टूड। लेट्स लुक इनटू फ्यू मोर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स के बारे में हम देखते हैं। सो this is an example that was done in some amphibians. Amphibians में कुछ study किया गया। If you look at this fate map, ये एक typical fate map है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक part endoderm है, and then you have some region adjacent to this called somites, जो कि आगे चलकर muscles बनाते हैं, and then you have notochord, ये नोटोकॉर्ड वाला पार्ट है। प्रिजम्पटिव एरिया मीन्स फ्यूचर नोटोकॉर्ड, जो आगे चलकर नोटोकॉर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर इस पार्ट को एक्साइज किया गया, द एरिया जस्ट लाइंग बीनीथ द नोटोकॉर्ड, इस एरिया को एक्साइज किया गया, और देखिए इसको कहाँ प्लेस किया गया। फिर एक दूसरे ब्लास्टुला में उसको कट करके ग्राफ्ट कर दिया गया, प्लेस कर दिया गया। एंड दीज आर bit tricky experiments. Scientifically इनको करना थोड़ा tricky होता है. You need micro manipulators for them. Microscopes are required. So when it was done, it led to the development of one primary neural tube. एक neural tube तो यहाँ बनी और एक neural tube
जो ओरिजिनल जगह पर बननी चाहिए थी वहाँ बनी। सो जो ओरिजिनल जगह पर न्यूरल ट्यूब बननी चाहिए थी दैट्स कॉल्ड प्राइमरी न्यूरल ट्यूब, जबकि एक दूसरी न्यूरल ट्यूब जो है सेकेंडरी न्यूरल ट्यूब डेवलप हुई। एंड नॉट ओनली दिस, जब इसमें दो न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ तो आगे का जो इंडक्शन प्रोसेस है, यानी कि न्यूरल ट्यूब बनेगी तो वहाँ ब्रेन भी बनेगा, ब्रेन बनेगा तो वहाँ हेड का डेवलपमेंट भी होगा। सो इट वाज आल्सो फाउंड दैट दोज ऑर्गेनिज्म विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। देखिए इसमें दो हेड है, कभी कभी आपने ऐसे एनिमल्स देखे भी होंगे रियल लाइफ में, कुछ म्यूटेशंस की वजह से, एम्ब्रियोनिक डिफॉर्मिटीज़ की वजह से इस तरह के ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं। इवन इन ह्यूमंस, there are some examples in human as well where there are two heads in a human, and that is very much possible because at the early embryonic time point those cells which have displaced from one place to another which were causing induction, जो induction cause कर रही थी। अगर हम और इसका detailed structure देखें, if you look at few more examples, so the presumptive neural plate, this is an early gastrula where you have a part called blastopore, ये यहाँ पर blastopore है और ये फोल्ड होने के बाद ही मेसोडर्म बना रहा है। तो अगर इसमें ये देखें कि कौन सा पार्ट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, सो यू विल फाइंड दैट प्लेसिंग इट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने प्रिजम्पटिव न्यूरल ट्यूब को उठाकर कहीं पर भी लगा दिया और वहाँ सेकेंडरी न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वेयर यू प्लेस इट, अगर आप इसको किसी और जगह भी प्लेस कर देंगे तो देर आर लाइकलीहुड दैट इंडक्शन मे नॉट बी सीन। सो द ओवरऑल मैसेज, इस पूरी चीज़ का ओवरऑल मैसेज जो है वो ये है, इंडक्शन विल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। वन, it will depend upon the part which is already having some morphogens, having some physiological or chemical differences capable of inducing, and the second thing, whether the cells where it is being grafted are they receptive towards that induction or not, क्या वो उसको receive कर सकती हैं, क्या वो उस induction को perceive कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। Several other parts were also tried apart from neural crest। neural crest के अलावा और भी हिस्से हैं जो ट्राई किए गए, जैसे कि एक एम्फीबियन के अंदर हेड ऑर्गेनाइजर पार्ट जो होता है और ट्रंक ऑर्गेनाइजर पार्ट जो होता है, जो ट्रंक डिसाइड करेगा और जो हेड डिसाइड करेगा, ये एक डेवलप्ड एम्ब्रियो से लेकर एक अर्ली गैस्ट्रुला में ट्रांसफ़र कर दिए गए। सो इन अर्ली गैस्ट्रुला जस्ट बिलो द डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप के नीचे इम्प्लांटेशन कर दिया गया। तो देखिए क्या डिफरेंसेस आएंगे। अगर इस हेड ऑर्गेनाइजर को एक एडिशनल जगह लगा दिया गया तो इसमें दो हेड इंड्यूस हो जाते हैं, मतलब इसमें हेड इंड्यूस करने वाला एक एरिया ही आपने नया इंड्यूस कर दिया। और ट्रंक इंड्यूसिंग एरिया, अगर आपने ट्रंक वाला एरिया जो है कट करके लेटर एम्ब्रियो से अर्ली गैस्ट्रुला में ग्राफ्ट कर दिया तो दो ट्रंक डेवलप हो जाते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स कैन बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन दीज स्ट्रेटजीज बाय ट्रांसप्लांटिंग अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो यूजिंग अ ग्राफ्ट। So this graft strategy was very useful in understanding the process of morphogenesis and process of induction. Now furthermore, if we look at another aspect, कुछ organisms में limb का regeneration भी होता है। limb का regeneration भी हमें काफ़ी कुछ information, काफ़ी कुछ message दे सकता है about the development and about the differentiation process। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो salamander है, newt यानी कि कुछ एम्फीबियंस ही हैं, उनके अगर लिम्स टूट जाते हैं, मान लो उनके 4 लिम्स टूट गए तो नए लिम्स उनमें उग जाते हैं। अब इस चीज़ को हमें पढ़ने की, समझने की क्या ज़रूरत है। सो दिस कैन बी अ वेरी प्रोस्पेक्टिव एरिया। इमेजिन अबाउट द ह्यूमंस which have somehow accidentally or traumatically lost their arms, lost their limbs, उनमें लिम्ब जनरेशन नहीं होता है। तो अगर उन मॉर्फोजेंस को, उस प्रोसेस को हम समझ सकें, मॉर्फोजेनेसिस और ऑर्गन डेवलपमेंट को, और वो सिमुलेट कर सकें उस एरिया में, इट इज़ पॉसिबल वी विल बी एबल टू रीजनरेट ऑर्गन्स, वी विल बी एबल टू रीजनरेट लिम्स। सो सम ऑफ द अर्ली स्टडीज़, कुछ अर्ली स्टडीज़ हैं लिम्ब रीजनरेशन में, जिन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि लिम्ब रीजनरेशन के दौरान कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट अस इमेजिन दिस पार्ट, ये एक सैलमेंडर के लिम्ब का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि इसकी एक आर्म जो है टूट गई है, इसका हाथ समझ लीजिए कट गया है, एम्प्यूट हो गया है, और ये आप समझ सकते हैं कि एक्सरे, रिप्रेजेंटेटिव एक्सरे है, एंड दिस इज़ द ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल पार्ट। सो व्हाट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट
in the areas of limbs, जब ये लिम्ब एम्प्यूट होते हैं तो अगर एपिकल एक्टोडर्म पूरी तरह यहाँ पर ख़त्म हो गई है, then it is not possible to regenerate the limb. But if you see that there is a presence of apical ectodermal ridge which can regenerate out of the de-differentiation of the cells. What does that mean? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार लिम्ब एम्प्यूट हो गया तो अब नए लिम्ब बनाने के लिए ये सेल्स अपने आप कैपेबल नहीं हैं, क्योंकि ये सेल तो पहले से ही डिफ्रेंशिएटेड है, जैसा कि हमारे साथ होता है। तो हमारी सेल्स क्यों नया लिम्ब नहीं बना सकती अगर किसी का लिम्ब जो है टूट जाएगा या एम्प्यूट हो जाएगा तो? क्योंकि ये सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती हैं, दे कांट डिफ्रेंशिएट। बट इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक सेलेमेंडर, उसमें जो स्टडीज़ की गई ये देखा गया कि एडजॉइनिंग सेल्स जो हैं, पास की जो सेल्स हैं, दे कैन डिफ्रेंशिएट and they can give rise to a very characteristic structure which is called apical ectodermal ridge. और ये apical ectodermal ridge जो है, that can then later on have same kind of induction, same kind of morphogenesis which is seen during embryonic development. So it can eventually lead to the development of all the bones. सारी bones जो है यहाँ पर develop हो जाती हैं, उसके ऊपर muscles develop हो जाती हैं। तो जो signaling एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान प्रेजेंट होती है, मोलिकुलर सिग्नलिंग कैस्केड, दैट सिग्नलिंग सिस्टम इज रिक्रिएटेड ड्यूरिंग द लिम्ब डेवलपमेंट, उसको रिक्रिएट कर दिया जाता है। देर आर लॉट ऑफ डीपर डिटेल्स इन दिस, और भी बहुत सारे डीपर डिटेल्स हैं, और भी बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स हैं, मोलिकुलर एस्पेक्ट्स हैं। वन कैन ग्राफ दिस एपिडर्मल रिज, ये कंफर्म करने के लिए लोगों ने एपिडर्मल रिज जो यहाँ पर जनरेट हुई है इसको निकाल कर दूसरी जगह ग्राफ्ट किया, तो इन्होंने देखा कि जब इस एपिडर्मल रिज जो यहाँ पर थी और इससे लिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा था, अगर इस रिज को एक जगह और ग्राफ्ट कर दिया जाए निकाल के, तो इसमें 2 लिम्ब्स डेवलप हो जाते हैं, एडिशनल लिम्ब डेवलप हो जाता है इसमें। देयर इज एन एडिशनल डेवलपमेंट, यानी कि रिज ही है जो डेवलपमेंट करने में मदद कर रही है। सो व्हाई नॉट वी कैन इंड्यूस सम रिजेस लाइक दिस इन ह्यूमंस एंड वी कैन हैव सम डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब्स, बट इट इज़ इन दी अर्ली स्टेज। अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, अर्ली स्टेज में है, बट स्टिल रिसर्चर्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट आर कंटिन्यूसली लुकिंग एट दिस, इस चीज़ को लगातार स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे एडल्ट्स में इंडक्शन किया जा सकता है और उसकी वजह से लिम्ब रीजनरेशन किया जा सकता है। सो दैट वॉज द जिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल बायोलॉजी। We can get insight about evolution, we can get insight about how we have got life from a single cell, and how a diverse variety of cells generated from a single undifferentiated cells. यही एम्ब्रियोलॉजी का या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जिस्ट है। सो टू समराइज एवरीथिंग, आई विल से ऑल दी वीडियोज ऑन embryology or developmental biology, I'll say that every organism is generated by a single undifferentiated cell which is called zygote. I'm talking about sexually reproducing organisms. And the zygote then undergoes a subsequent change. इसके जो इनिशियल 4 से 5 डिविजन्स होते हैं उनको हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज माइटोसिस से अलग होते हैं क्योंकि इसमें जो ग्रोथ फेजेस हैं वो मिनिमाइज्ड हो जाते हैं, तो सेल्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है लेकिन नंबर बढ़ता है। वंस क्लीवेज इज़ कंप्लीटेड इट एंड्स इन मोरुला, एक सॉलिड मलबेरी जैसा एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम मोरुला कहते हैं। मोरुला देन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ हॉलो स्फेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में फिर एक बाहर से इंग्रेशन होता है सेल्स का या फिर इन्वेजिनेशन होता है जिसकी वजह से एक ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट एट दैट पॉइंट external or internal factors which are called morphogens, they induce cells to transform or to differentiate parts of gastrula, and that process is called as induction. The change in cells results in morphogenesis. जब इंडक्शन हो जाता है और मॉर्फोजेनेसिस हो जाती है उसके बाद गैस्ट्रुला के अंदर प्रेजेंट 3 जर्म लेयर्स, बेसिक जर्म लेयर्स, वो फिर ऑर्गन बनाने का काम शुरू कर देती हैं। एंड वंस द ऑर्गन्स डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड, यूजुअली यंग वंस आर बॉर्न थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पार्टुरेशन, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फ्रॉग में हमने देखा कि वहाँ पर यंग वंस बनने के बाद, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद भी एडल्ट्स तक के बनने पर एक बीच में प्रोसेस होता है जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, दैट वी हैव सीन। सो इन कंक्लूजन आई विल से दैट
embryology, developmental biology is a fascinating subject, is a fascinating part of geology, which gives you a lot of information about how we have developed from a single undifferentiated cell, how we got life, and how different organs are generated from single type of cell. अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और कुछ पढ़ना चाहते हैं, डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन बुक्स की हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी यानी कि ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Thank you for watching videos. Do not forget to subscribe and share this channel. Do like if you find these videos interesting. और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें नए नए वीडियोज़ के, आपको अपडेट्स मिलते रहें, so please press bell icon for that. Thank you for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.